हेलो शिक्षक साथियों, मैं देव सर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एट और विद देव सर पर, जिसका उद्देश्य है आपको घर बैठे संपूर्ण कोर्स की तैयारी कराई जाए और आपको सफलता प्राप्त हो। शिक्षक साथियों, आज ये फिर से मैं लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस पेपर है, जिसका जो इन 2012 में नवंबर में लिया गया था। इसकी आज हम CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देखेंगे कि बोर्ड ने किस प्रकार से इसके आंसर दिए थे और क्या उसको माना गया था, किस प्रकार का पेपर आया था। तो जो नए व्यूअर हैं, जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है आपके लिए। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूं जो 2012 मई में कराया गया था, उसको भी यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लें। और इसी तरह आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जो आने वाले पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सीटेट एग्ज़ाम को लेकर अभी कोई फ़िलहाल खबर नहीं आ रही है, कोई निश्चित ऑथेंटिक खबर नहीं है। लगभग सितंबर में ये पेपर हो सकता है, अगर कोरोना वायरस अपनी रफ्तार कम करता है तो। फ़िलहाल लॉकडाउन में रहिए, अपने घर रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। चलिए सीधे अपने पेपर पर पहुँचते हैं। और पहला प्रश्न है, सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं और अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। देखिए, इसमें हम विकल्पों से ही जो हमारा आंसर उसको लगा सकते हैं। देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। देखिए, स्थान से शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं है। लड़कियों की तुलना में लड़कों की अपेक्षा, यानी लड़कों में लड़कियों की तुलना अगर हम करते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ही गलत होगा। अर्थात यहाँ पर आप लैंगिक पूर्वधारणा नहीं लगा सकते हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो सीटेट के जो प्रश्न हैं आप विकल्पों से भी लगा सकते हैं। विकल्पों को अलग कर आगे देखते हैं। एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा और बाज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। देखिए, आपको हम बता चुके हैं। मैं इस पे जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको देख लें। अक्सर एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न इस लर्निंग डिसेबिलिटी से पूछ ले जाते हैं। तो देखिए, आपको बताया था सा को बाज पढ़ रहा है, तो मैंने रिलेट करके बताया था लक्ष्य से। अगर आप लक्ष्य है, कोई उसको लुक्स बोलता है, कोई लॉक्स बोलता है, तो ये सब हमारे पढ़ने संबंधी विकार हैं, अर्थात हमारा लैक्सिया है। डिसलैक्सिया इसका सही आंसर होगा। इसमें लैक्सीमिया भी दे रखा है और लैक्सिया भी दे रखा है, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान न हो। डिसलैक्सिया ही इसका आंसर होगा। तो डिसलैक्सिया उसको बोलते हैं जो पढ़ने संबंधी विकार होता है। आगे चलते हैं। चिंतन के चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन से चरण आते हैं? तो देखिए, इन्होंने कूट दिए हैं, इनको पहचानना है हमें। तो सबसे पहला आएगी आपका पूर्व प्रकरण। इसको अंग्रेजी में देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। सबसे पहले आपकी प्री प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद उसको आप श्रेणीबद्ध करेंगे, कैटेगराइजेशन करेंगे उसका। नंबर 3 पर आप जाएंगे, उसका चयन करेंगे और उसके बाद उस पर क्रियान्वयन करेंगे। तो चलिए सही क्रम लगा लेते हैं। ग, घ, क और ख और क। ग, घ, ख और क। तो सही आंसर हमारा इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेटों को लगाने का यही फ़ायदा होता है कि इन्हीं से हमें पता चलता है कि किस प्रकार सीटेट अपने आंसर लेता है, किस प्रकार उसका जो मानसिक सोच है वो किस प्रकार की है, किस तरह के प्रश्न उसमें रखे जाते हैं।
और संभवतः देखा भी यही गया है कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेटों से अधिकतर जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लगभग 60% मेरा मानना है कि यदि आप पिछले 10 सालों के पेपर कंप्लीट करके जाते हैं तो होने वाले 2020 सीटेट एग्ज़ाम में आपको लगभग 60% प्रश्न आप स्वतः ही कर लेंगे, बिना पढ़े कर लेंगे, केवल इन सेटों के आधार पर कर लेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी वो होते हैं जो अपने कार्य स्वयं कर सकते हैं, खुद पर निर्भर करते हैं, शिक्षक की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा आपका, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। आगे चलते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 5 है, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। देखिए पशु से यहाँ पर कोई बात नहीं चल रही है, यहाँ पर भी इसका कोई विशेष बात नहीं है, और ये प्रभाव कम नहीं होता, इसका प्रभाव क्या होता है, ज़्यादा होता है। सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन में यही अंतर है कि जो आंशिक पुनर्बलन है वो सतत पुनर्बलन से क्या है, उसकी अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। आगे देखेंगे, फिर से देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी पर आ गया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः, ऑप्शन से इसको लगाते हैं। देखिए डिसलेक्सिया भी बताया, ये पढ़ने संबंधित विकार होता है, जब आप अक्षरों को एक दूसरे से पढ़ लेते हैं, जैसा आया था अभी अनक्लियर का न्यूक्लियर पढ़ दिया था। डिसकैलकुलिया, देखिए कैलकुलिया के बारे में मैंने बताया था, ये कैलकुलेटर से संबंधित है, यानी मैथ से संबंधित है। गणित संबंधी अक्षमता को आप डिसकैलकुलिया बोलते हैं, और डिसथीमिया बोलते हैं तनाव वाली स्थिति को। ये सब मैं आपको वीडियो में करा चुका हूँ, वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो डिसग्राफिया बचा है। हालांकि डिसग्राफिया मीन्स जो होता है वो लेखन संबंधी विकार होता है। लेखन संबंधी विकार क्या बोलते हैं कि जहाँ पर शब्दों की बनावट बिगड़ जाती है, बनावट में परेशानी आती है। तो देखिए बनावट किसको बोलते हैं, शारीरिक बनावट को बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो सही आंसर लेंगे आप किसको लेंगे, वो डिसग्राफिया को ही लेंगे। किशोर का अनुभव कर सकते हैं, देखिए किशोर किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, वो करते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार रखते हैं किशोर। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। सबसे सूक्ष्म गति कौशल कहलाती है हमारा लिखना। फुदकना नहीं है, दौड़ना नहीं है, और चलना भी नहीं है। आप लिखने की बात करेंगे तो आप वही आपका सूक्ष्म कौशल है। आगे दिया हुआ है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की ने किस पे किया है, सामाजिक मेल भाव पर, मेल जोल पर उसने विशेष बल दिया है। तो यहाँ पर सहयोगात्मक समस्या समाधान सही आंसर होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई कहलाती है आपकी स्वनिम, जिसको आप स्वर भी बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें 3। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो आंसर मैं बता देता हूँ, 12 होगी। और इसको निकालते किस तरह है, आपको जो आपकी वास्तविक आयु होती है उसको ले लेते हैं, और उसके नीचे जो मानसिक आयु है उसको ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, वो x है, बराबर जो हमारे वास्तविक अंक होने चाहिए वो 100, और आए कितने हमारे 75 आए हैं। अब इसको आप काट लेंगे तो ये हो जाएगा 25 या 75, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 16 बटे x बराबर 4/3। 4 इकाना 4 और 4 चौक 16, तो 3 पहुँचेगा इधर, तो 4 तिया हो जाएगा 12, बराबर हो जाएगा x की गुणा x तो 1। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई हमारी, 12 आ गई है। तो इस तरह ये सूत्र होता है कि वास्तविक आयु बटे काल्पनिक आयु यानी मानसिक आयु, और वास्तविक अंक बटे जो प्राप्त अंक हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर
बी यानी उच्च रूप से है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? सबसे ज़्यादा जो सीखने प्रेरित करता है किसी भी व्यक्ति को, वो करता क्या है? यदि वो अपनी खुद की संतुष्टि करने के लिए किसी कार्य को करता है तो उससे ज़्यादा प्रेरित और कुछ नहीं कर सकता। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि, सबका अलग अलग सोच होती है और वो सब अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत संतुष्टि की विशेष बात कही गई है। आगे चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ है सिवाय किसके? यानी ये कोई ऐसा है जिसमें बहुबुद्धि सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है। देखिए, विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये बहुबुद्धि सिद्धांत की बात है कि अनेक तरीकों से विषयों को प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर है हमारा विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, यह भी बहुबुद्धि सिद्धांत का अर्थ है। संवेगात्मक बुद्धि उपलब्धि से संबंधित नहीं है, संवेगात्मक बुद्धि उपलब्धि से संबंध नहीं है, तो सही बात है, बिल्कुल ये भी सही है। और बुद्धि विकल्प संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात चलती नहीं है, यहाँ पर अनेक समूह की बात चलती है और यही हमारा यहाँ पर गलत है। तो इसके अलावा ये सारे सही हैं। आगे चलते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 15। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनंजय परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? देखिए, 2 बच्चे हैं, एक को धनी परिवार द्वारा गोद ले लिया गया है और एक को निर्धन द्वारा। दोनों की बुद्धि पर क्या असर पड़ेगा वो उसके बारे में पूछा गया है। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। देखिए, बुद्धि का किसी समाज से, धन से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक आर्थिक से कोई मतलब उसका नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन तो गलत होगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक प्राप्त करेगा, ये तो कोई पुष्टि कर ही नहीं सकता, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन हाँ, इसका केवल एकमात्र रिजल्ट ये निकल कर आता है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। तो यही सही होगा। इससे किसी भी प्रकार से बुद्धि पर कोई असर नहीं पड़ता है कि आप किस प्रकार की आर्थिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है किसके सिवाय? सीखने के लिए आकलन, तो यहाँ पर आवश्यकताओं पर कोई बल नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा हमारा। आगे चलते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देता है? तो वो सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है विद्यालय अध्यापक में देखता है कि उसकी प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति कैसी है, बाकी की चीज़ पे याद ध्यान नहीं रखता, ना स्मृति पर, अनुशासित स्वभाव पर, परीक्षण करने की प्रवृत्ति पर। आगे चलते हैं। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि, ठीक है, इस तरह का प्रश्न जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। लिंग निर्धारण पर पहले पेपर में भी आपको आप देखने को मिला था, कम से कम 2 प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। तो इस तरह का प्रश्न बोर्ड अक्सर पूछता है। आगे चलते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अभिसंज्ञान लेना। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे चलते हैं। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्न में से कौन सा अच्छा तरीका हो सकता है? तो इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है फ्रेंड्स। आवासीय विद्यालय खोलना विकल्प आप देख सकते हैं कि कौन सा नहीं है, इनको नेगलेक्ट कर देंगे सबको। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। एक सफल समावेशन को किसकी आवश्यकता होती
3 ऐसे हैं जिनमें आवश्यकता होती है और एक उनमें ऐसा है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो केवल वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है पृथक्करण, यानी अब पृथक्करण की कोई आवश्यकता नहीं है। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन की किस आधार पर किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। आगे चलते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 23। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय क्या क्या करना चाहिए हमें? विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी है। देखिए विद्यार्थियों की जो मर्जी है, उनका जो होना है वो बहुत ही आवश्यक है। तीसरा यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतःविषयी निर्देशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थी को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी सी सही होगा। आगे चलते हैं। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 26 है। वे शिक्षार्थी जो संबद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है? उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे चलते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यह विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी? तो नर्सरी में सबसे अच्छी विषय वस्तु कहलाती है बच्चे को उसके परिवार से स्टार्ट कराया जाए, परिवार के बारे में बताया जाए। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। और लास्ट प्रश्न है वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो इसका आंसर होगा समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।